ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। और जैसा कि हम अपना लेक्चर शुरू कर दिए थे, हमने अपना लेक्चर शुरू किया था क्लास 10th की फ़िज़िक्स एज़ पर न्यू सिलेबस, जो आपका सिलेबस जो है सीबीएसई ने जारी किया है। हमने कल पढ़ा था आपके लाइट के बारे में। और हाँ, बेसिकली हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर लखमीर सिंह के एस चांस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट यही होगा कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये बुक परचेज़ कर लीजिए। ओके, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रेफरेंस है साइंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको सारी जो है सारी जितने भी नॉलेज आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, चलिए अब देखो, हमने लास्ट में पढ़ लिया था कि लाइट क्या होता है। लाइट के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऑब्जेक्ट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया था, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमारा जो है टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। ओके, नेचर ऑफ लाइट में जो है हम सबसे पहले जो है पढ़ते हैं, मतलब ये देखते हैं कि जो कि हमारी लाइट है, ठीक है, बहुत समय से जो है हमारी लाइट के नेचर में हमेशा ही कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। ठीक है, कि हमारी लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है या फिर पार्टिकल के फॉर्म में। ये आपको बेसिकली सबसे बेहतर तब समझ में आएगा जब जैसे आप 11th में जाएंगे, सॉरी 11th में आपका चैप्टर नहीं लाइट का, 12th में है। ठीक है, 12th में जब जाएंगे तो उसमें आपका ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा एक नया चैप्टर ही है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है पढ़ने को मिलेगा कि जो है कि लाइट में हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। ठीक है, जैसे अभी आपने वेव्स के बारे में अगर पढ़ा होगा तो वेव्स को आपका मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है मूव करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, वेव जो होती हैं इन्हें मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इन्हें मीडियम रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होती है। ठीक, जबकि वहीं पे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इन्हें प्रोपेगेट करने के लिए या फिर कह लो मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायर होती है। ठीक है, मतलब कि एक मीडियम इन्हें चाहिए पार्टिकल्स को आपका मूव करने के लिए। आप पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? वाइब्रेशनल से मूव करते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन में क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर वो एनर्जी दूसरे पर ट्रांसफर होती है, इस तरह से वो पार्टिकल्स अपना मूवमेंट करता है। या फिर जिग जैग मोशन, जब आपने मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ा होगा तो एक ब्राउनियन मोशन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम जब जब केमिस्ट्री की क्लास लेंगे एक दो दिन में वो भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो है वहाँ पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ठीक है, तो अब जो बात आई कि लाइट आपका जो है एज अ वेव मूव करता है या फिर एज अ पार्टिकल मूव करता है, क्यों? अब मतलब जो है कॉन्ट्रडिक्शन क्यों था? कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए था कि जैसे वैक्यूम की अगर बात करो, ठीक है, तो वैक्यूम में पार्टिकल नहीं है लेकिन लाइट वहाँ पे भी ट्रेवल करती है। सेकेंडरी चीज़, लाइट आपके कुछ जैसे स्कैटरिंग का फेनोमेनन है। ठीक है, अगर लाइट वेव के फॉर्म में होती तो वो उसके आर पार हो जाएगी, बट स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वो स्कैटरिंग के फेनोमेनन को शो करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है। ठीक है, तो ये फिनोमेना शो हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट आपके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है उन्होंने कहा, जो स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना लाइट दे रहा है, इसके मुताबिक कहा उन्होंने कि वो लाइट एक पार्टिकल नेचर है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों ने कॉन्ट्रडिक्ट किया इसे कि लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, अगर पार्टिकल है तो वो वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करेगी? ओके, तो वहाँ पे जो है जो साइंटिस्ट मतलब ये मानते थे कि लाइट जो है आपका वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, तो उन्होंने उसको कहा वेव है। जबकि इन सारे बेसिस पे कहा गया कि वो एक पार्टिकल के रूप में मूव करती है। तो यहीं से आपका जो है दो थियरीज आई, वेव थियरी एंड पार्टिकल थियरी। अब देखो यहाँ पे वेव थियरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपेगेशन। ठीक है, मतलब कि लाइट जो है आपका नॉर्मली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि किसी भी मीडियम में मूव करने के लिए, मतलब किसी भी जगह पे मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रखती है। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ बताया गया है कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ तक। ठीक है, इसको और आसान जो है बना सकते हैं, एक आपका जो है यूनिट आता है माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर, इसे हम लिखते हैं म्यू एम, ध्यान रखो म्यू एम। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो आपका 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेवलेंथ की अगर बात कर लो, वेवलेंथ आपका कितना हो जाएगा, तो वेवलेंथ आपका हो जाएगा 0.4 माइक्रोमीटर
टू 0.8 माइक्रोमीटर। ओके, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि वेवलेंथ आपकी विजिबल लाइट की क्या होती है, 0.4 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर के बीच में, ठीक है। अब वहीं पे जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है कि लाइट अगर वेव के फॉर्म में है तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ठीक है। उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है। ध्यान रखना ये इसकी लाइट की स्पीड स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब कि वैक्यूम में इसकी स्पीड है। ओके, हमेशा कभी भी न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आप यही आपकी बेसिकली यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ समझो, जैसे साउंड आपने पढ़ा है क्लास 9th में, ठीक है। साउंड की स्पीड हमने क्या पढ़ी थी, अराउंड 344, ठीक है। अगर साउंड की अगर बात करो तो साउंड क्या था, 344 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे स्पीड ऑफ लाइट इसके कंपैरिजन में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो, इसको जो है नेचर से रिलेट करो यहीं पे, कि जो थंडरिंग होती है, ठीक है, थंडरिंग जब होती है स्काई में, ठीक है, जब बारिश आती है, थंडर से आपके जो होते हैं, तो थंडरिंग में आपको लाइट मतलब जो है वो क्या नाम, थंडर आपको दिखाई पहले देती है, साउंड बाद में आती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रीजन वाई वी सी थंडर बिफोर एट फर्स्ट बट वी हर्ड इट लेटर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो उसमें जो है सिंपल एग्जांपल ये होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से थंडर हमें पहले दिखाई देता है, सुनाई बाद में देता है। ओके, ठीक है। तो अब देखो पार्टिकल थ्योरी क्या है। पार्टिकल थ्योरी अब जो वही कहता है जैसे वेव में क्या आता है कि रिक्वायर नहीं करता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। मतलब कि अभी भी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और यहाँ पे भी जो बात कह रहा है कि लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। इसकी एलिमेंट्री पार्टिकल जो है उनको कहा जाता है फोटॉन्स, मतलब कि जो पार्टिकल नेचर में बताया गया कि लाइट पार्टिकल्स के रूप में जो है मूव करता है, तो उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं फोटॉन्स, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो है इस पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आपका जो है पार्टिकल थ्योरी जो है आपका सही है, किस तरह से आपका वेव थ्योरी सही है, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, अगर आपके पास बुक है तो पढ़ो, ठीक है। और नहीं है बुक तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप ले लो बुक, ठीक है। चलो उसके बाद से बात करते हैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो लाइट के पास अब जो है यहाँ पे जो है साइंटिस्ट ने एक बना दिया कि डुअल नेचर है, लाइट का डुअल नेचर है, ठीक है, यानी डबल नेचर। तो लाइट प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल शो करता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन के बेस पे जो है डिपेंड करता है। जैसे अगर लाइट वैक्यूम में है तो वैक्यूम में वो एज अ वेव मूव करेगा, वहीं पे जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, ठीक है, तो वो एज अ पार्टिकल मूव करेगा। ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ जो लाइट होती है उसे हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्वांटम का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल लेवल, ठीक है, यानी कि हम किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं बहुत ही छोटी लेवल पे, ठीक है। तो कहीं भी क्वांटम शब्द का नाम आ रहा है, क्वांटम अगर मतलब आ रहा है तो उसका मतलब होता है बहुत ही छोटा, ठीक है, अराउंड, ये बहुत मतलब टेलीस्कोप के अंदर में देखने वाली बात है, ठीक। तो ये था आपका नेचर ऑफ लाइट। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने 9th में ही पढ़ा होगा, ठीक है, लाइट का चैप्टर था 9th में पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन से तो क्लियर है। और देखो यहाँ पे चलो एक डायग्राम से हम जो शो कर लेते हैं। जैसे देखो कोई सरफेस है, ओके, सरफेस पे हमने कोई लाइट रे डाला, ओके, ये लाइट रे इस पे स्ट्राइक करने के बाद से उसी मीडियम में, ध्यान रखना, सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यानी कि जो पार्ट डेविएट करके वो मूव कर जा रहा है उसमें, ठीक है। तो इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ओके, कि मतलब सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग इट ऑन द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है, ओके। अब देखो रिफ्लेक्शन में आपको जो कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स आपको याद होने चाहिए
जो लाइट रे फॉल करती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। जो लाइट रे स्ट्राइक के बाद से निकलती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और जो अब एक लाइट रे होती है, मतलब कि एक हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जो कि सरफेस पे नॉर्मली फॉल करती है, मतलब कि 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। ये होती है नॉर्मल लाइन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्टिंग अगर अभी कभी मतलब कभी भी अगर आप रिफ्लेक्शन को अगर प्रूफ कर रहे हो, ठीक है, या फिर शो कर रहे हो, किसी को डिराइव कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका ये फिगर इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है। इसमें आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, एक इंसिडेंट रे आती रहेगी, एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगी और एक आपका नॉर्मल एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड और डल सरफेस, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि लाइट आपकी जो है जो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे स्मूथ सरफेस की, जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, ठीक है, लाइट उतनी बढ़िया से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, रैदर देन रफ सरफेस के या फिर डल सरफेस के, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें याद करने की ज़रूरत है, वो है सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। ध्यान रखना वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर है, अभी भी ये बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं है, ठीक है। तो आपका एक होमवर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट किसे कहे, कौन सा मटेरियल है, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक, कौन सा है ये आपको सर्च करना है, सर्च करके उसके बाद से आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे सिल्वर मेटल हो गया, फॉर एग्जाम्पल अ पॉलिश्ड ब्लॉक ऑफ सिल्वर मेटल रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड डज नॉट ट्रांसमिट एनी लाइट थ्रू इट, मतलब कि उसके अंदर से नहीं जा रही है, ठीक है, बट द सर्फेस ऑफ सिल्वर मेटल इज ईजिली स्क्रैच्ड एंड सोन बिकम रफ, ठीक। तो इसीलिए क्या किया जाता है, अब देखो अगर सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है, तो हमें मिरर की जगह सिल्वर यूज़ करना चाहिए, बट क्यों नहीं किया जाता, वो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल जो होता है वो बहुत ही ईजिली स्क्रैच कर लिया जाता है, मतलब स्क्रैच बहुत जल्दी आ जाता है और रफ हो जाएगा, जब रफ हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर रिफ्लेक्शन उतने अच्छे से नहीं होगा, ओके। सो ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड by depositing a thin layer of silver metal on the back side of the plain glass sheet. The silver layer is then produced by a coat of red paint. The reflecting light in the mirror or any other mirror takes place at the silver surface in it. अब देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर प्लेन मिरर, मतलब मिरर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे ये मिरर फॉर्मेशन है, देखो ये तुम्हारा है सिंपल ग्लास, ठीक है, इसके बाद से हमने क्या किया, सिल्वर फॉयल लगाई, ठीक है, सिल्वर की कोटिंग की, सिल्वर अप्लाई किया, उसके बाद से एक रेड पेंट आपका अप्लीकेबल किया गया है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखोगे कभी भी जो है मिरर को अगर निकाल के देखो तो उसका जो बैक साइड होता है वो बेसिकली रेड होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रेड होता है, ठीक है, जहाँ तक मैंने जो निकाल के देखा, हाँ मैंने खुद निकाल के देखा है, तो उसमें मैंने देखा था कि रेड प्लेट लाइट मतलब पीछे होती है, लेकिन जब हम रेड प्लेट को स्क्रैच करते हैं ना तो एक नॉर्मल मिरर में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि सिल्वर उसके साथ में ही स्क्रैच होकर निकल आता है, ठीक है। तो सिल्वर कोटिंग को जो है वहाँ पे जो है आपका क्या कहते हैं प्रोटेक्ट किया जाता है रेड पेंट से, ठीक है, जिससे कि मतलब कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट ना पड़े आपके सिल्वर पे, अदरवाइज इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ेगा तो फिर उसके बाद से मिरर डल हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखो क्या है, these days ये इंपॉर्टेंट है, these days mirror are being made increasingly by depositing a thin coating of aluminium metal at the back of glass sheet, ठीक है। अब सिल्वर कोटिंग देखो, सिल्वर कोटिंग तुम्हारा अब यहाँ पे जो है क्यों रिप्लेस किया गया, उसका रीजन है, यहाँ पे देखो रीजन है कि एल्यूमिनियम आपका बहुत ही चीप होता है रादर देन सिल्वर के, और ये लाइट उसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ऑलमोस्ट सिल्वर की तरह करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट करता है सिल्वर की तरह, एग्जैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है, जबकि एल्यूमिनियम का नाम बेस्ट रिफ्लेक्टर्स में नहीं आता है, ऑलमोस्ट वो सिल्वर की तरह करता है, ठीक है, इसलिए हम उसका एक रिप्लेसमेंट मानते हैं इसे, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन आवर डायग्राम्स अ प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट लाइन हैविंग नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक एंड वन साइड,
चलो इसमें कोई नहीं है। आगे देखते हैं हम कि अब देखो अ रे ऑफ लाइट क्या होता है। अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स। अब देखो लाइट को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया कि उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दी, ठीक है, कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, तो उसकी उस डायरेक्शन को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक। वहीं पे अब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में कई सारे जो है अगर लाइंस को हम इमेजिन कर लेते हैं एक साथ, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके, ठीक है। और नॉर्मली आपका बीम ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। रे ऑफ लाइट आपकी यूज़ किस में होगी? इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में, कि इमेज जब फॉर्म करती है किसी प्लेन मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या, इमेज फॉर्मेशन से क्या कहने का मतलब है? रे डायग्राम, ठीक है। जब रे डायग्राम हम क्रिएट करते हैं तो हम जो है रे ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस से हम जो है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है, पहले नो टर्म्स जो क्या क्या यूज़ आपके हुए हैं, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं ये आप पहले खुद पढ़ना, ठीक है, ये आपको खुद पढ़ना है, मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सी क्या चीज़ है। ओके, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे आपका डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, यहीं से डायग्राम समझो कि सबसे पहले ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही हो गया। जो रे आपकी फॉल कर रही है, ठीक है, ध्यान रखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रे फॉल कर रही है उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है, फॉल्स ऑन सरफेस, ठीक है। जो रे रिफ्लेक्ट होके निकल रही है, मतलब कि आफ्टर स्ट्राइक, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइक जो रे आपकी जनरेट हो रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, जनरेटेड आफ्टर स्ट्राइक। ओके, ठीक है। और नॉर्मल लाइन आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था रिफ्लेक्शन के, ठीक है। नॉर्मल लाइन वो होता है जो कि मिरर से 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। ओके, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखो, कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर बात होगी, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस बात कर रही है, तो ये ध्यान रखो किसके किसके बीच में? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है, हमेशा इन दोनों की बात होगी। तो अगर इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ठीक है, ये इन दोनों की बात होगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम देते हैं एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नाम देते हैं एंगल आर, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आपकी बात आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी इसका यूज होगा किसी चीज़ को डिफाइन करने में या फिर लिखने में, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है जहां पे आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस पॉइंट पे आपका इंसिडेंट रे आपकी स्ट्राइक कर रही है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब देखो यहाँ पे जो है जब डेफिनेशन की बात करोगे तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे विद नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दिया जाता है कि जैसे कि मान लो इंसिडेंट रे है, मिरर से वो जो है 40 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, ध्यान रखो, मिरर सरफेस से 40 डिग्री का एंगल वो बना रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? नॉर्मल से ये कितना बना रहा है? 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40, तो मतलब क्या है? 40 प्लस एंगल आई इक्वल टू 90। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल आई कितना हो गया? 50 डिग्री, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कब वो क्या चीज़ दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद से हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉ आपको याद होंगे। सबसे पहला लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, ये सारे जो है एक ही सेम प्लेन पे लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई in the same plane, in the same plane at point of incidence। ठीक है, सिंपली आप ये जो है लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है लक्ष्मी सर ने जो है इसको लिखा हुआ है, डॉक्टर लक्ष्मी सर ने लिखा है इसे बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से। ठीक है, तो ये आप सेल्फ स्टडी के तौर पे भी जो है इस बुक के ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा याद रखना। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है कभी भी। ठीक, तो अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो जो है आपका 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो सिंपली डायरेक्टली कह सकते हो 30 डिग्री। बट इन द केस सपोज कर लो मैं कहता हूँ कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर इंसिडेंट रे हमने 30 डिग्री पे गिराया। अब ध्यान रखो, मैंने ये कहा कि उस पर इंसिडेंट रे मैंने 30 डिग्री पर फॉल किया या फिर स्ट्राइक कराया। अब तुम्हें बताना है एंगल आर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब देखो जब यहाँ नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे तब तो जो तुम्हारा एंगल आई बनेगा। अगेन ध्यान रखो, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, एंगल आई होता है हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का। ठीक है, तो एंगल आई यहाँ से क्या क्रिएट हो जाएगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो यही चीज़ आपका एंगल आर भी आएगा। ओके, ठीक है, तो अब देखो फिर उसके बाद से इन एवरी केस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी केस हो जाए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इन एवरी केस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। यहीं बता देता हूँ। देखो जैसे कि मिरर है या फिर सरफेस है, ओके, नॉर्मली कोई रे फॉल कर रही है, यानी वो मिरर से कितना एंगल बना रही है, 90। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे कहते हैं कि 90। नहीं, ध्यान रखो, एंगल आई प्लस 90 इक्वल्स टू 90। हमेशा ध्यान रखो, सरफेस से जो एंगल बनाती है लाइन वो कभी इंसिडेंट एंगल नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ से एंगल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा, और एंगल आर 0 है तो इसका मतलब कि वो भी इसी पाथ पे वापस चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछता है कि व्हाट विल हैपन इफ अ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सरफेस, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको सिंपल कहना है कि लाइट विल ट्रेस इट्स पाथ वे बैक फ्रॉम वेयर इट कम्स। ठीक है, सिंपल सा देखो क्या है, दिस मीन्स दैट अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, कि मतलब दोनों का एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है कि अगर इंसिडेंट मतलब कोई लाइट रे आपकी नॉर्मली फॉल कराई गई है किसी मिरर सरफेस पे, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 आएगा। ठीक है, नो डाउट। फिर उसके बाद से द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं इसे। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो तुम्हारे प्लेन सरफेस पे भी मतलब जो है होल्ड करता है, और आपका जो रफ सरफेस है उस पर भी होल्ड करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था जो तुम्हारा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है आपके हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।
ऐसे ही करके छोटे छोटे लेक्चर मैं बनाते जाऊँगा और छोटे छोटे में आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओगे, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही मतलब ईजी हो जाता है आपके लिए साइंस पढ़ना, ठीक है। तो दोस्तों अगर सपोर्ट करना हो तो फिर जो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। और कैसा लगा आपको लेक्चर कमेंट में बता देना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।